इंडियन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथिक एज। ये वीडियो दोस्तों ताम्रपाषाण काल का सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ताम्रपाषाण काल में जो संस्कृतियाँ थी उनकी विशेषताओं के बारे में। उस समय की जो बस्तियाँ थी उनमें क्या क्या मिले थे, क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और हर बस्ती की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई, कौन कौन सी चीज़ें पहले थी और यहाँ आकर डेवलप्ड अवस्था में आई। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे डायनेमिक एरियाज होते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कला हो गया, उपकरण हो गया, तो ये सारी चीज़ें एक संस्कृति बनाती है। तो इन संस्कृति के जितने भी ये सारे फैक्टर्स थे उस समय, हम सारे चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसी सिलसिले में कृषि के बारे में। तो दोस्तों ताम्रपाषाण काल में जो कृषि होती थी, ताम्रपाषाण काल में कौन कौन सी संस्कृति कहाँ कहाँ पे थी, ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे थी? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में मेन जो संस्कृतियाँ थी वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, यहाँ पे गेहूँ और चावल मुख्य रूप से उगाए जाते थे और साथ में दलहन फसलें भी उगाई जाती थी इस ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनाज के जो साक्ष्य मिले हैं वो एक जगह से मिले हैं जिसका नाम है नौदा टोली। ठीक है, नौदा टोली में सबसे ज़्यादा अनाज के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर हम दक्कन के एरिया में देखें तो काली मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है और वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कपास का भी उत्पादन किया जाता था, इसके भी साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। और अगर हम लोग पूर्वी भारत में देखें, जैसे बिहार और बंगाल वाला एरिया, यहाँ भी ताम्रपाषाणिक बस्तियाँ मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कृषि की बात करें तो यहाँ पे मछली पकड़ने वाले कांटे हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, मछली पकड़ने वाले कांटे मिले हैं और जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बंसी कहते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या पता चलता है, ये लोग मछली में पालन करते थे, मछली पकड़ते थे। ठीक है, और मछली के साथ यहाँ पे चावल उत्पादन किया जाता था, चावल उत्पादन करने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पूर्वी भारत के लोग चावल उत्पादित करते थे और साथ में बहुत जगह पे यहाँ पे मछली पकड़ने वाले कांटे मिले हैं। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि पूर्वी भारत जो था, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ पूर्वी भारत में जो थी, उनका जो आहार था वो मछली भात था। ठीक है, जो आज तक भी लगभग प्रचलन में है, ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, प्रचलित है पूर्वी भारत में। आज भी अगर हम लोग बंगाल चले जाते हैं तो उसके हर होटल में आपको मछली सजाई हुई मिलेगी। ठीक है, वो भी बड़ी बड़ी अलग अलग तरह की मछलियाँ। ठीक है, तो पूर्वी भारत में ये कल्चर आज से नहीं है, वो बहुत पहले से डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हुई कृषि के बाद। दोस्तों नवपाषाण काल में हमने पढ़ा था जो कृषि शुरुआत हुई वहाँ से, और जब कृषि शुरुआत हुई तो वहाँ पे अनाज बहुत सारे उत्पादित होने लगे और उन अनाजों को रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो इसके लिए उन्होंने एक वस्तु का आविष्कार किया जिसको मृदभांड कहा जाता है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के उन्होंने बर्तन बनाए और उसमें उन अनाजों को रखा और बहुत सारे कामों में भी उनको यूज़ किया। ठीक है, बहुत सारे, जब कोई चीज़ को संग्रह करना पड़ता था तो वो उन मृदभांडों में, उन मिट्टी के बनाए पात्रों में उसे रख देते थे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कृषि जब डेवलप हुआ, कृषि का विकास हुआ, तो अनाज भी तो बहुत सारे स्टोर होने लगे ना। तो उन्हें रखने के लिए भी या उन्हें कहीं पे सुरक्षित रखने के लिए भी क्या चीज़ का ज़रूरत हुआ, तो वो मृदभांड का ज़रूरत हुआ। ठीक है, तो इन लोगों ने मृदभांड का प्रयोग शुरू किया। मृदभांड पहले से चलते आ रहे थे नवपाषाण काल से ही, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि मृदभांड को और परिष्कृत किया गया। क्या होता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें विकसित होती जाती है, लोग अपने अपने समझ के अनुसार उसको और ज़्यादा परिष्कृत करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मृदभांड बनते थे वो सिंपल था, लेकिन यहाँ पे जो मृदभांड बने वो काले और लाल मृदभांड थे। साथ में 2000 BC के आसपास इसका हम लोग को बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर प्रयोग हम लोग को मिलता है। ठीक है, ये जो मृदभांड थे जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में पाए गए हैं दोस्तों, वे चाकों से बनते थे। आप अभी भी कुम्हार के पास चले जाइए तो वो चाक से मृदभांड बनाता है, घड़े बनाता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन।
लेकिन उस समय भी ये चाकों से निर्मित होते थे, और चाक से निर्मित होने वाले मृद भांडों में वे सफ़ेद रंग के रैखिक आकृतियां बनाने लगे, ठीक है, सुंदर दिखने के लिए। उसके बाद इसके अलावा वहाँ पे चित्रित मृदभांड भी पाए गए, मतलब ये जो मृदभांड हो गया उसमें अब पेंटिंग भी किया जाने लगा, चित्र बनाए जाने लगे, ठीक है। और ये जो चित्र है ना वो मृदभांड में बनाए जाते थे, और ये जो मृदभांड है उसकी जो आकार, उसका जो क्वालिटी था, उसका आकार में भी डिफरेंसेस आया पहले से, ठीक है। अब जो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी उसमें मृदभांड जो बनाए जाते थे वो टोंटी वाले मृदभांड बनाए जाने लगे। घड़े के जो ऊपरी भाग को आपने देखा है किस तरह से होता है, उसी तरह के मृदभांड। और फिर गोड़ीदार तस्तरियां भी यहाँ पे पाई गई है, ठीक है। गोड़ीदार तस्तरियों का मतलब है यहाँ से इतने ऊपर तक उठाया गया है, ठीक है, इतने ऊपर तक उठाया गया है नीचे से, और यहाँ से मृदभांड शुरू है, ठीक है। आप इन मृदभांडों का यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के मृदभांड वो बनाते थे। यहाँ पे गोड़ीदार तस्तरियाँ भी है और साथ में टोंटी वाले मृदभांड भी, जल पात्र जो हैं वो भी बनाए गए हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो चित्रित मृदभांड था, टोंटी वाले मृदभांड जो थे, वो इन संस्कृतियों की विशेषता थी। अब देखेंगे पशुपालन, ठीक है। पशुपालन भी यहाँ पे आके विकसित होता है। इन लोगों ने दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जहाँ पे संस्कृतियाँ एग्जिस्ट करती थी, वो गाय, भैंस, बकरी, सूअर, ये सारे जो पशु थे उनको पशुपालन करना शुरू किया, उनको पालना शुरू किया, ठीक है। हिरन का जो शिकार ये करते थे, हिरन जो थी ना, हिरन का शिकार लोग आज भी करते हैं, लेकिन अब तो बैन लग गया, लेकिन बहुत समय तक हिरन का शिकार ये चलते आता था। मतलब राजाओं का ये मुख्य क्या बोले, मनोरंजन का साधन होता था। वे शिकार करने जाते थे जंगल और हिरन मार के ले आते थे। तो ये परंपरा भी आज से नहीं थी, मतलब कुछ समय पहले से नहीं थी, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। लोग शिकार करने जाते थे। और यहाँ पे जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ थी उसमें लोग हिरन का ज़्यादातर शिकार करते थे, ठीक है। सामान्यतः घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे, ठीक है, ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। और ऐसा माना जाता है कि ये लोग गौ मांस खाते थे, ठीक है, ये लोग गौ मांस खाते थे और सूअर नहीं खाते थे, ठीक है। ये इसलिए था क्योंकि गौ की जो विशेषता होती है, इम्पोर्टेंस जो होता है, वो इनको पता नहीं था। और ये पता भी अगर था तो इन लोगों की एक विशेषता ये थी कि ये लोग पशुओं का दूध पीने के लिए या घी बनाने के लिए अपने यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये बहुत बड़ी इनकी विशेषता थी। तो इससे क्या होता था ना कि ये लोग पशुओं का फुल्ली यूज़ नहीं कर पाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, ठीक है। वो इसलिए ये जो लोग थे वो पशुओं का दूध इसलिए अपने यूज़ के लिए नहीं यूज़ करते थे क्योंकि इन संस्कृतियों में कुछ जनजातियों का ये मानना था, जैसे बस्तर के गोंड हैं, उनका ये मानना था कि पशुओं का जो दूध होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वे उनके दूध का यूज़ नहीं करते थे, वे उन्हें पालते थे और उनसे जो एक्स्ट्रा मिलता था वे उनको मांस के रूप में यूज़ कर लेते थे, भोजन के रूप में वो यूज़ कर लेते थे, लेकिन उनका दूध नहीं निकालते थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिए, तो फिर इन सारे जो गोमांस खाते थे तो इनसे क्या पता चलता है कि पशुओं को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे, गाय को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जितना कि वैदिक एज में दिया जाता था, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियों में घर कैसा होता था, ठीक है। इनके घर के बारे में जानते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है। ये जो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है ना, वहाँ के घर पक्की ईंटों के बने नहीं होते थे। यहाँ पे वैसे तो ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहते थे जहाँ पे पत्थर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे और नदियों के किनारे इनकी बस्तियाँ होती थी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है कि इनके घर भी मिले हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग जो थे ना वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, ये लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, कच्ची ईंटों के घर कहीं कहीं पे मिलते हैं। जैसे गिलुंद में हम लोग को 1500 बिफोर क्राइस्ट के आसपास
कच्ची ईंटों के घर मिलते हैं, जो कि किस संस्कृति का है, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंदर आहार संस्कृति का एक जगह है जिसका नाम गिलुंद है। यहाँ 1500 बिफोर क्राइस्ट में कच्ची ईंटों के घरों के हम लोग को साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। और एक जगह है आहार, ठीक है, यहाँ पे पत्थर के बने घरों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। हम लोगों ने जोरवे संस्कृति के बारे में पढ़ा था दोस्तों। जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र की संस्कृति है और इस संस्कृति को 1400 बिफोर क्राइस्ट से 700 तक माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट तक, ठीक है। तो इस संस्कृति में बहुत सारे स्थल थे, लगभग 200 स्थल थे, जिसमें से सबसे बड़ा जो स्थल है वो है दैमाबाद, ठीक है। ये जो स्थल है दोस्तों दैमाबाद, वो 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था और 4000 लोग लगभग यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। इनाम गांव एक जगह है जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का जगह है। यहाँ पे हम लोगों को चूल्हों सहित बड़े बड़े मिट्टी के मकान हम लोगों को साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इनाम गांव जोरवे संस्कृति का एक जगह है, ठीक है। यहाँ क्या मिलता है, चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के हम लोग को मकान देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा मकान मिला है जो कि 5 कमरों वाला है, ठीक है, 5 कमरों वाला है और इसमें 4 कमरे जो हैं वो आयताकार हैं और एक कमरा जो है वो वृत्ताकार है, ठीक है। कैथा में एक घर मिला है हम लोग को जिसमें 20 कंगन मिले हैं, ठीक है, 20 कंगन मिले हैं और 2 अद्वितीय तरह की कुल्हाड़ियाँ मिली है। मतलब उस तरह की कुल्हाड़ी और दूसरी नहीं हो सकती, लगभग इस तरह की हम लोग को कुल्हाड़ी मिली है वहाँ पे कैथा में। इस जगह पर हम लोग को गोलियों के साक्ष्य मिले, गोलियों से बने जो मनके होते थे, ठीक है ना, गोलियों से जो हार बनते थे, मनके बनते थे, माले बनते थे, ठीक है। तो इनके जो संग्रह को रखा गया है यहाँ पे पात्रों में, बड़े बड़े पात्रों में इनको संग्रह करके यहाँ पे रखा गया है। तो इनसे क्या पता चलता है कि इस जगह में यानी ताम्रपाषाणिक एज में, यानी चैल्कोलिथिक एज में असमानताएं आ गई थी। जैसे हमने इनाम गांव में देखा, क्या देखा कि यहाँ पे 5 कमरों वाला मकान, 4 इसमें आयताकार कमरे हैं, एक वृत्ताकार कमरा है। ठीक इसी तरह से क्या होता था ना कि अब गांव में भी इसी तरह होने लगा था कि किसी किसी का घर झोपड़ी वाला होता था, किसी किसी का घर अच्छा होता था, मतलब बहुत परिष्कृत तरीके से बना होता था, विकसित तरीके से, ठीक है। तो वृत्ताकार होता था, कुछ कुछ आयताकार होता था। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में भी क्रिएट करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इनके घर के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, कि ये घर कैसा होता था। तो हमने क्या देखा, पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। गिलुंद में 1500 बिफोर क्राइस्ट में हम लोग को कच्ची ईंटों के घर के साक्ष्य मिले हैं। आहार में पत्थर के बने घर भी हम लोग को मिले हैं जो कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति का है। और 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल था वो दैमाबाद है। उसके बाद देखा हमने कि इनाम गांव में चूल्हों का भी यूज होता था, चूल्हों सहित बड़े बड़े मिट्टी के मकान हम लोग को मिले हैं। यहाँ पे एक ऐसा घर मिला है जिसमें 5 कमरे होते थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कुछ लोग धनी हुए, कुछ लोग गरीब हुए इस काल में। कैथा एक घर था, यहाँ पे 20 कंगन मिले हैं और 2 हम लोगों को अद्वितीय तरह की कुल्हाड़ियाँ मिली है, ठीक है। और क्या है कि इस जगह पर गोलियों के जो हार थे वो एक पात्र में संग्रह करके मिले हुए हैं, ठीक है। धनी गरीब वाला मतलब अमीरी गरीबी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ चुका था। दोस्तों अगर हम लोग इसके शव संस्कार की बात करें, तो अगर शव संस्कार की बात करते हैं तो इस काल में हम लोग को शव संस्कार के आंशिक शव संस्कार और संपूर्ण शव संस्कार दोनों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। आंशिक शव संस्कार और संपूर्ण शव संस्कार का मतलब ये है कि दोस्तों उस समय के जो मृतक होते थे उसके आधे शरीर को दफनाया जाता था आंशिक रूप से, इसको हम लोग आंशिक शव संस्कार कहते हैं। इसमें क्या करता था ना कि मान लीजिए एक कलश ले लिया, मृतक को जलाने के बाद उसकी कुछ राख को उसमें डालकर जमीन में गाड़ देता था, तो ये हो गया आंशिक शव संस्कार। या फिर उसके कुछ हड्डियों को वे जमीन के अंदर दफनाते थे और कुछ बाहर ही रहता था, तो ये हो गया आंशिक शव संस्कार। और संपूर्ण शव संस्कार क्या होता था कि उत्तर दक्षिण दिशा में हम लोग को महाराष्ट्र में ये साक्ष्य मिलता है, पश्चिमी महाराष्ट्र में, कि मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में फर्श के अंदर
मतलब घर का जो फर्श होता था उसमें उसके नीचे उसको गड्ढा खोदकर जो मृतक का शरीर होता था उसको उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाता था फर्श में घर के, ठीक है। और या फिर कलश रख दिया जाता था और कलश को भी गाड़ दिया जाता था उसमें। तो इस तरह से वहाँ शव संस्कार होते थे, ठीक है। और उस समय की कब्रों में, उस समय जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ थी, उस समय की कब्रों में हमें तांबे की बहुत सारी वस्तुएं मिली है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोगों ने परलोक की अवधारणा को, परलोक के कॉन्सेप्ट को विश्वास करना शुरू कर दिया था। इसी समय से कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, मान लीजिए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से ये परलोक की धारणा का, ठीक है ना। ये लोग मानने लगे थे कि मृतक के बाद, मतलब मरने के बाद भी कोई जीवन होता है और उसके लिए इस मानव को, इस इंसान को इनके इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। और इसलिए उन सारी चीज़ों को जो उसके डेली यूज़ में, डेली यूज़ आइटम था या फिर उसका जो प्रिय वस्तु होता था, उसको उस कब्र में डाल दिया जाता था, दफना दिया जाता था। या फिर अगर वे लोग अमीर होते थे तो बहुत सारे आभूषण, बहुत सारी कीमती चीज़ें भी उसके शव के उसके कब्र में डाल देते थे। तो इस तरह की प्रथा यहाँ शुरू हो चुकी थी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में, ठीक है। तो अगर हम लोग इस काल की धार्मिकता के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को स्त्री मूर्तियाँ मिली है और इससे हम लोग को पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा यहाँ पे की जाती थी, ठीक है। कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएँ भी मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे इनाम गांव एक जगह है, यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है ना, मातृ देवी की प्रतिमा। तो इससे पता चलता है कि ये लोग धार्मिकता में विश्वास करने लगे थे, पूजा पाठ करने लगे थे और किसी ईश्वर को, किसी एक विश्वास को मानव रूप भी मिल चुका था, ठीक है, इसी समय से। और सिंधु घाटी सभ्यता में तो ये चीज़ विकसित होती ही है, लेकिन पहले नहीं थी, ठीक है। पहले मतलब पैलियोलिथिक एज या फिर उसके बाद मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मतलब स्टोन एज में ये सारी चीज़ें उतनी इस तरह से नहीं थी जितना यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। पहले उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत सरल था, सिंप्लिसिटी था वहाँ पे जो लोग प्रकृति होती थी, लोग प्रकृति की ही पूजा करते थे और उनको यहाँ पे मानव रूप मिल चुका है, ठीक है। मालवा और राजस्थान में हमें वृषभ मूर्तिकाएं मिली है जिससे हम वृषभ के पवित्रता को हम लोग आंक सकते हैं, ठीक है ना। वृषभ एक धार्मिक पंथ का प्रतीक भी माना जाने लगा था, ठीक है। यहाँ की मूर्तिकाओं से हमें ये इस तरह की अवधारणा का पता चलता है, ठीक है ना। इस तरह के साक्ष्यों से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है, समझ में आती है। अगर हम इस काल की कला और शिल्प की बात करें, अगर हम लोग इस काल की कला और शिल्प की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि तांबे के शिल्प कर्म यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे थे, ठीक है। क्योंकि ये ताम्रपाषाण काल था तो यहाँ तांबे की खोज हो चुकी थी, कॉपर की खोज हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ तांबे के शिल्प कर्म ज़्यादा मात्रा में होते थे। यहाँ पे मनके बनाए जाते थे जो कि कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे अच्छे पत्थरों का यूज किया जाने लगा था यहाँ पे मनके बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कताई बुनाई का काम भी स्टार्ट हो चुका था। जैसे हम लोग देखेंगे कि मालवा एक जगह है, मालवा संस्कृति में जो मालवा जगह था वहाँ चरखे और तकलियों की भी साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि कताई बुनाई का काम भी यहाँ पे चलता था। महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें तो यहाँ कपास, सेमल और फिर सेमल की रुई के बने धागे भी हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं। तो इससे हम लोग को वस्त्र निर्माण का पता चलता है, ठीक है। ये पता चलता है कि इस काल में वस्त्र निर्माण से परिचित थे लोग, ठीक है। एक जगह है इनाम गांव, यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के, और इसके बारे में पता चलता है। अगर हम कला और शिल्प के एरिया में देखें, इस फील्ड में देखें तो इनाम गांव में हमें कुंभकारी के साक्ष्य मिलते हैं, धातुकार मिलते हैं, ठीक है, हाथी दांत के शिल्पी मिलते हैं और टेराकोटा बनाने वाले कारीगर मिलते हैं। टेराकोटा बनाने वाले कारीगर का मतलब क्या है? टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तिकाओं को जो पकाया जाता था, बनाकर पकाया जाता था और इस तरह से मूर्तिकाएं निर्मित की जाती थी, तो इनको टेराकोटा मूर्तिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। और इनको बनाने वाले जो कारीगर होते थे वो टेराकोटा कारीगर कहलाते थे। तो उनके भी साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के जो पश्चिमी महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करता था जोरवे संस्कृति, उसका एक स्थान है इनाम गाँव, वहाँ से हम लोग को ये सारे साक्ष्य मिलते हैं।
है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की बहुत सारी विशेषताओं को देखा, ठीक है ना, कि यहाँ किस तरह से घर होते थे, यहाँ किस तरह की बस्तियाँ थी, कौन ज़्यादा बड़ा था, और फिर यहाँ शव संस्कार किस प्रकार होते थे, यहाँ पे धार्मिकता कैसी थी, यहाँ पे कला और शिल्प में कौन कौन सी चीज़ें थी, और कृषि कैसे होता था, पशुपालन में क्या बदलाव आए, अब मृद भांडों का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी नई चीज़ें आई, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता के रूप में देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में, इस काल के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन अब इस कालखंड के बारे में हमें ये जानना पड़ेगा कि इतनी जो सभ्यता डेवलप कर गई थी, तो वो डिक्लाइन किस प्रकार से करती है, इसका पतन किस तरह से होता है, इस सभ्यता, ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी, इसका दुर्बलता क्या था, इसकी दुर्बलताएं क्या थी, इसकी कमी क्या थी, ठीक है, जिसके वजह से ये डिक्लाइन भी कर जाती है, ठीक है ना, और इसमें कौन कौन सी बुराइयां थी, कौन कौन सी अच्छाइयां थी, इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी दुर्बलताएं क्या क्या थी, इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या थी, और ये जो संस्कृति थी वो किन चीज़ों के कारण डिक्लाइन कर जाता है और कब इसका पूर्णतः डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।